नमस्कार मित्रांनो, आज आपण इंग्रजी माध्यमातला अक्षर भारती मराठी अक्षर भारती या पुस्तकातील या पाठ्यपुस्तकातील पहिला धडा पहिला असं मी यासाठी म्हणतोय की आपण दोन कविता याच्या अगोदर मराठीच्या पाहिलेल्या आहेत। आता आपण शाल हा धडा पाहणार आहोत। हम आज शाल ये मराठी अक्षर भारती यानी हायर लेवल इंग्लिश मीडियम का जो मराठी का विषय है उसमें से हम ये पहला लेसन देखने वाले हैं या पहला गद्य पाठ देखने वाले हैं जिसका नाम शाल है। मैं यहाँ पे आपको मराठी टू मराठी में ट्रांसलेट करूँगा, मराठी टू हिंदी में डिस्क्राइब करूँगा और बाद में जो कुछ शब्द आपको कठिन लगेंगे समझने के लिए उनको मैं अंग्रेजी में भी उसका रेफरेंस मैं आपको देने वाला हूँ। यहाँ पे एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हम ये मराठी का लेसन देखने वाले हैं, when we will watch the lesson of a Marathi language, at that time you have to take this video as a supporting content for your main learning, or I can say my main teaching. After watching this video, you have to read the lesson again and try to understand the content of the lesson. That is a simple expectation of mine from you. आप ये YouTube का वीडियो देखने के बाद उसके अनुसार आपको बाद में पाठ्य पुस्तक पढ़ना है या लेसन पढ़ना है और आपको क्या समझ में आता है वो आपको देखना है। ये मेन कोर्स ऑफ टीचिंग नहीं है, ये आपके सपोर्ट के लिए है, लेकिन उसके अनुसार आपको बहुत सारा काम जरूर ही करना है। मेरी आशा है कि आपको ये समझ में आएगा। तो आज हम जो लेसन देखने वाले हैं, जो पाठ देखने वाले हैं, मराठी का तीसरा पाठ शाल, मराठीचा तिसरा धडा शाल। त्याचे लेखक जे आहेत ते आहेत राग जाधव। त्यांचा जन्म 1932 मध्ये झाला आणि मृत्यू 2016 मध्ये झाला। तर त्यांचा जन्म जो है 1932 एंड डेट वाज 2016। बट हमें पहले तो क्या देखना है, तो हमें उनका परिचय देखना है कि वो परिचय किस तरीके से दिया गया है, वो परिचय में राग जाधव के बारे में क्या कहा गया है और ये लेसन क्यों दिया गया है वो हमें देखना है। शुरू करने से पहले ही मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि शाल यानी क्या, कि शाल हमें तभी पहनाई जाती है जब आप कुछ अच्छा गौरवपूर्ण कार्य करते हो, यानी आप सम्मान के तौर के ऊपर आपको जो है शाल पहनाई जाती है। एक सिंबॉलिक है शाल, किसके लिए, किसी व्यक्ति ने अगर कुछ सम्मान पूर्वक कार्य किया उसका जो है वो बड़प्पन हमें उसको ऑनर करना है, उसको हमें उसके काम का जो है वो ऑनर देना है, सम्मान देना है, तो हम उसको शाल और श्रीफल यानी नारियल देने की परंपरा भारत में है। और यहाँ पे जो शाल लेसन कहा गया है कि ये कहा जाता है कि शाल लेसन क्यों दिया गया है, या उसमें उन्होंने लेखक ने क्या कहने की कोशिश की है कि शाल जो है वो ज्यादातर लेखकों को जहाँ पे भी वो किसी कार्यक्रम में जाते होंगे तो उनको सम्मान के तौर के ऊपर दी जाती है। इस शाल की क्या क्या कहानियां हैं, क्या क्या बातें हैं, वो हमें इस पाठ में राग जाधव जी ने पूरी तरीके से बताई है। मैं यहाँ पे शुरुआत करने वाला हूँ उनकी जो है परिचय से और क्यों ये लेसन दिया गया है उसके ऊपर 5 मिनट में मैं आपको जो है परिचय दूंगा और बाद में हम मुख्य लेसन जो है उसे शुरू करेंगे। राग जाधव जी कवि थे, समीक्षक थे और ललित लेखक थे। राग जाधव जी कवि थे, समीक्षक थे और ललित लेखक थे। समीक्षक का मतलब होता है क्रिटिक्स, क्रिटिक्स का मतलब होता है जो कोई साहित्य लिखा जाता है, लिटरेचर में जो अलग अलग पार्ट्स लिखे जाते हैं, अलग अलग जनर्स लिखे जाते हैं, वो कैसे लिखे गए हैं उसके ऊपर लिखने वाला, टिप्पणी करने वाला, उसके ऊपर जजमेंट करने वाला जो व्यक्ति है उसे समीक्षक कहा जाता है। साहित्याची जाण आणि बहुआयामी समीक्षा वृत्ती यातून त्यांची समीक्षा विकसित झाली, यानी उनको साहित्य अच्छी तरीके से उनको साहित्य का नॉलेज था, लिटरेचर का नॉलेज था
और बहुआयामी समीक्षा वृत्ति। बहुआयामी का मतलब इंग्लिश में मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशन का मतलब क्या है कि अलग अलग तौर के ऊपर जो है किसी जो लिखे गए हुए कविता को या कथा को या हम कहेंगे उपन्यास को क्या क्या उसमें दिया गया है, उसमें विषय कैसे दिया गया है, उसमें पात्रों को कैसे इस्तेमाल किया गया है, उसका सामाजिक संदर्भ क्या है, उसके सोशल रेफरेंस क्या है, हाउ द प्लॉट हैज बीन रिटन, हाउ द कैरेक्टर हैज बीन इंट्रोड्यूस, ये सब चीजें उन्होंने बहुत ही बढ़िया तौर के ऊपर अपने समीक्षा ग्रंथों में लिखी हुई है। व्यापक वांग्मयीन दृष्टिकोण उनका था। व्यापक का मतलब ब्रॉड, साहित्यिक तौर के ऊपर लिटरेचर व्यू उनके पास था। लिटरेचर को सभी अंगों से जानने की क्षमता उनके पास थी। चिंतनात्मकता, चिंतन करने की आदत थी कि कौन सा भी जो पढ़ा हुआ जो पार्ट है लिटरेचर का, फिर वो कविता हो, फिर वो उपन्यास हो, फिर वो कथा हो, लघु कथा हो, उसके ऊपर वो अपनी एक राय बनाकर सही तौर के ऊपर उसको समीक्षा में या क्रिटिकल बुक में लिखने की उनकी आदत थी। त्यांच्या समीक्षा विषयक लेखनाचे 30हून अधिक पुस्तके आहेत, यानी वो बहुत ही बड़े समीक्षक थे। उन्होंने समीक्षा के तौर के ऊपर, क्रिटिसिज्म के तौर के ऊपर लगभग 30 से ज्यादा किताबें लिखी। ये इतना आपके लिए मायने नहीं रखता है, लेकिन जानकारी होना जरूरी है। अभी जो महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि उन्होंने कौन कौन सी किताबें लिखी। साहित्य आणि सामाजिक संदर्भ, आनंदाचा डोह, निळी पहाट, आधुनिक मराठी कवयित्रींची कविता, साठोत्तरी मराठी कविता व कवी, आगळी वेगळी नाटकं, ही समीक्षात्मक पुस्तक, ये सभी किताबें जो ऊपर के परिचय में दी गई है उनके नाम आपको याद रखने हैं कि ये सभी किताबें उनकी क्रिटिसिज्म के बारे में थी और वो सबसे महत्वपूर्ण किताबें थी। वो किताबें जो है वो क्रिटिसिज्म के दुनिया में, मराठी भाषा में, मराठी साहित्य में बहुत ही बड़ा मायदा रखती है, बहुत ही बड़ा जो है उनका वैल्यूएशन है। वियोग ब्रह्म, मावळतीच्या कविता, हे कविता संग्रह इत्यादि लेखन प्रसिद्ध। उन्होंने वियोग ब्रह्म नाम की कलेक्शन ऑफ द पोएट्री लिखी। उसमें और एक उनका कलेक्शन जो पोएट्री का फेमस हुआ वो था मावळतीच्या कविता, वो उन्होंने लिखा। 1970 ते 1990 या काळात ते विश्वकोशाच्या संपादनात सहभागी होते। यानी 1970 टू 1990 जो इनसाइक्लोपीडिया मराठी में, मराठी भाषा का बनाया जा रहा था, उसमें वो संपादन के कार्य में लगे हुए थे। वो एडिटर के तौर के ऊपर उस कार्य में उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया हुआ हमें दिखाई देता है, क्योंकि ये विश्वकोश या हम कहेंगे शब्दकोश या एक तौर के ऊपर इनसाइक्लोपीडिया मराठी भाषा में जरूरी था और उसमें उन्होंने लिखने की कोशिश की। अभी ये पाठ में क्या दिया गया है वो हमें देखना है की शालीभोवती असलेल्या लेखकाच्या आठवणी या पाठातून व्यक्त झाल्या आहेत, कि लेखक की शाल इस विषय के बारे में, इस वस्तु के बारे में, भौतिक वस्तु के बारे में क्या क्या यादें हैं वो यहाँ पे दी गई है। शाल ही प्रतीकात्मक है, शाल सिंबॉलिक है, यानी वो शाल इज इक्वल टू वी कैन से द ऑनर, सम्मान, सम्मान के साथ शाल का सिंबॉलिज्म हम कर सकते हैं। शालीमुळे येणाऱ्या शालीनतेचा संदर्भ अंतर्मुख करणारा है, यानी शालीमुळे इंसान और भी शालीन हो जाता है, हम्बल हो जाता है। सच में वो शालीन होता है क्या, हम्बल होता है क्या, या जानबूझकर उसके ऊपर वो लादा जाता है, उसके ऊपर वो डाला जाता है, इसका जो संदर्भ दिया गया है, जो रेफरेंस दिया गया है, वो हमें इंट्रोस्पेक्टिव करता है, इंट्रोस्पेक्शन के लिए जो है वो मजबूर करता है, हमें अपने अंतरात्मा में झांकने के लिए मजबूर करता है कि इंसान क्या सिर्फ सम्मान पाने के लिए कार्य करता है और सम्मान नहीं मिले तो क्या वो कार्य नहीं करेगा। ऐसा कुछ जो है बातें, ऐसी कुछ सोच हमारी विकसित होनी शुरू हो जाती है। कोणत्याही निर्जीव वस्तूशी निगडित असलेले संदर्भ मानवी भावना तरल ठेवतात। कौन सी भी निर्जीव चीज रहने दो,
यानी ध्यान में रखो कि जो भेंट वस्तु हमें मिलती है वो ज़्यादातर एक सिंपल सी वस्तु होती है। कभी कभी उसकी कीमत 5 रुपए भी हो सकती है और 5 लाख भी हो सकती है, लेकिन वो वस्तु भेंट के तौर के ऊपर हमें क्यों मिली थी, या ऑनर के तौर के ऊपर हमें क्यों मिली थी, सम्मान के तौर के ऊपर हमें क्यों मिली थी, उसके साथ कहीं ना कहीं पे तो मानवीय भावनाएं जो है जुड़ जाती है। यानी कोई भी कोणती पण, मराठीत सांगायचं झालं तर कोणतीही एखादी वस्तू ज्यावेळेस आपल्याला कोणी देतं त्यावेळेस ती भेट वस्तू एक निर्जीव गोष्ट असते, परंतु त्याचा मानवाच्या मनाशी संबंध येतो। कारण ज्यावेळेस ती आपल्याला सन्मानाने भेटते, भेटीच्या स्वरूपात भेटते, त्यावेळेस ती फक्त एक निर्जीव वस्तू नसते, तर ती आपल्याला कुठे ना कुठेतरी त्याच्याशी आपल्या भावना जोडलेल्या असतात। वस्तूशी निगडीत कोणतीही आठवण असो अथवा प्रसंग, त्याचे मानवी संदर्भच सर्वार्थाने महत्वाचे ठरतात। यानी कौन सी भी चीज रहने दो, कौन सी भी चीज आपको भेंट के तौर के ऊपर मिलती हो, या आपको कोई प्रेजेंट के तौर के ऊपर देता हो, या सम्मान के तौर के ऊपर देता हो, वो वस्तु एक फिजिकल चीज है, वो एक वस्तु एक निर्जीव चीज है, लेकिन उसके साथ कहीं ना कहीं पे हमारे मानवी संदर्भ जो है वो जुड़े रहते हैं। पाठ में क्या दिया गया है वो यहाँ पे संक्षेप में दिया हुआ है। आपको ये जब आप किसी सवाल का जवाब लिखोगे उसके लिए महत्वपूर्ण जो है रहने वाला है कि आप पहले संदर्भ में ये बताएं कि ये शाल, ये लेसन या ये पाठ किस लिए लिखा गया है। अभी मैं एक लाइन के बाद दूसरी लाइन पढ़कर जो है आपको डिस्क्रिप्शन करूंगा, और उस डिस्क्रिप्शन के साथ आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से ये लेसन जो है हमें क्या कहता है, हर एक लाइन का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द पर्टिकुलर लाइन। आई विल एक्सप्लेन दैट इन मराठी टू मराठी, Marathi to Hindi, and sometime I will use the references in English also. Now listen it carefully. एकदा मी पु ल देशपांडे यांच्याकडे काही निमित्ताने गेलो होतो। काम झाल्यावर मी निघण्याच्या बेतात होतो, तेवढ्यात सुनीताबाईंनी मला थांबवलं व विचारलं, तुम्हाला शाल दिली तर चालेल काय? पहला ही रेफरेंस दिया गया है। वो रेफरेंस किसका है ये ध्यान में रखो कि अभी मैं वो मराठी में पढ़ने जा रहा हूँ और पढ़ने के बाद मैं मराठी टू मराठी में एक्सप्लेन करूँगा। नैरेटर कौन है? नैरेटर लेखक ही है। वो अपना अनुभव जो है हमारे साथ साझा कर रहे हैं या हमारे साथ जो है वो शेयर कर रहे हैं। उन्होंने क्या कहा है की एकदा मी पु ल देशपांडे यांच्याकडे काही निमित्ताने गेलो होतो। पु ल देशपांडे ये मराठी भाषा में एक सबसे महान लेखकों में से एक लेखक है। उन्होंने अलग अलग विषयों में लेखन किया हुआ है, जिनको मराठी साहित्य में बहुत ही बड़ा सम्मान प्राप्त है। ऐसे मराठी लेखक पु ल देशपांडे जी है। ऐसा कहा जाता है कि पु ल देशपांडे जी के जीवन में उनकी पत्नी यानी सुनीताबाई देशपांडे जी का भी उतना ही महत्वपूर्ण स्थान था जितना कि प्रतिभा पु ल देशपांडे जी की थी। उनके घर पे वो गए, दोनों ने, पु ल देशपांडे जी ने और उनके पत्नी ने, पहले तो उनके पत्नी ने उनका काम होने के बाद, किसका काम होने के बाद? राघव जाधव जी का काम होने के बाद वो चले जाने की तैयारी में थे, निकलने की तैयारी में थे। बेतात असने का मतलब है तैयारी में होना, कि वो किसके तैयारी में थे? चलने की तैयारी में थे। उतने में सुनीताबाई ने उनको रोका, सुनीताबाई ने उनको रोका, यानी पत्नी ने पु ल देशपांडे जी के रोका और उनको पूछा कि तुम्हाला शाल दिली तर चालेल काय? अगर आपको मैंने शॉल दी, या हिंदी में कुछ लोग शॉल शब्द इस्तेमाल करते हैं, मैं शाल ही शब्द इस्तेमाल करने वाला हूं, कि उन्होंने कहा कि अगर आपको आप हमारे घर पे पहली बार आए हो, अगर आपको शाल दी तो चलेगी क्या? ऐसा सवाल राघव जाधव जी को जो है वो सुनीताबाई ने पूछा।
मी एका पायावर हो म्हटलं. पु ल व सुनीताबाई यांनी मला शाल द्यावी हा मला मोठा गौरव वाटला. ती शाल मी माझ्या खोलीतल्या सुटकेसमध्ये ठेवून दिली, वापरली मात्र कधीच नाही. राघव जाधवजी कहते हैं कि मी एका पायावर हो म्हटलं. अभी एका पायावर हो म्हटलं, एका पायावर हो म्हणणे ये मराठी में मुहावरा है, वाक प्रचार है. उसका मतलब है कि त्वरित किसी चीज को हामी देना, त्वरित एखाद्या गोष्टीला उत्तर देने. तुरंत जो है राघव जाधव जी खुश हो गए और उन्होंने कहा कि चलेगा, आपके हाथ से किसको जो है शाल नहीं चाहिए. उन्होंने ऐसा उनके मन में प्रतीत हुआ कि इतने बड़े लेखक के घर में आने के बाद अगर उनकी पत्नी और वो लेखक खुद मेरा सम्मान शाल से करने वाले हैं तो इससे बड़ा मेरा गौरव कौन सा होने वाला है. इससे बड़ा गौरव किसी व्यक्ति का क्या हो सकता है. इसके लिए उन्होंने तुरंत शाल जो है अपने पास ले ली. ती शाल मी माझ्या खोलीतल्या सुटकेसमध्ये ठेवून दिली. लेखक कहते हैं कि वो शाल जो है उन्होंने ली और अपने घर में आने के बाद उनकी जो एक सुटकेस थी, बैग थी, उसके अंदर जो है उन्होंने वो शाल जतन करके रख दी, प्रिजर्व करके रख दी, उसको संभाल कर रखने के लिए उन्होंने सुटकेस में रख दिया. वापरली मात्र कधीच नाही. यानी वो कहते हैं कि ये मुझे सम्मान के तौर के ऊपर शाल मिली थी, इसलिए मैंने उसका कभी भी इस्तेमाल नहीं किया. आगे वो क्या कहते हैं, अगला परिच्छेद जो है उसमें हम देखते हैं. पुढे वाईला विश्वकोशाचा अध्यक्ष म्हणून मी गेलो. तिथे नदीकाठच्या प्राज्ञ पाठशाळेच्या खोलीत मी राहत असे. खोलीच्या दक्षिणेकडील खिडक्या कृष्णा नदीच्या चिंचोळ्या प्रवाहावर होत्या. आगे वाई नाम का एक मशहूर शहर जो है, वो शहर महाबलेश्वर के नज़दीक जो है वो महाराष्ट्र में है. वहाँ पे मराठी विश्वकोश का सम्मेलन था. मराठी विश्वकोश जब तैयार हुआ तो उसके अध्यक्ष के तौर के ऊपर राघव जाधव जी को बुलाया गया. अध्यक्ष तौर के ऊपर वो वहाँ पे गए. उनकी रहने की जो है पूरी तरीके से रहने का इंतज़ाम जो है वो एक नदी के किनारे प्राज्ञ पाठशाला यानी संस्कृत एक पढ़ाने वाली जो एक पाठशाला थी, पाठशाला यानी स्कूल था, वहाँ पे उनका इंतज़ाम किया गया था. उसकी खिड़कियाँ जो है पिछले तरफ से जो है पिछले बाजू में जो है वो एक नदी बहती थी और उस नदी का नाम कृष्णा नदी था और उसका प्रवाह जो था वो चिंचोळा होत गेलेला होता. चिंचोळा का मतलब है नैरो. नैरो यानी बहुत ही नैरो फेज उस नदी का वहाँ से बह रहा था. ठंड के दिन थे, वहाँ पे उनका रहने का इंतजाम किया गया था. वो प्राज्ञ पाठशाला जो है उसमें वो रह रहे थे. उनको क्या अनुभव आया वो उन्होंने बताया है. थंडीच्या दिवसात एक बाई माझ्या खिडकी खालील घाटाच्या छोट्या तटावर तिचे छोटे मूल एका टोपलीत ठेवून मासे पकड़ण्याच्या उद्योगात होती. उन्होंने कहा कि उस खिड़की में से उन्होंने जब झांका तब उन्हें को ये दिखाई दिया कि एक महिला थी बेचारी, कौन से तो जाति की प्रजाति की होगी, लेकिन वो महत्वपूर्ण बात ये थी कि सर्वसाधारणतः महाराष्ट्र में नदी के किनारे या नदी के प्रवाह में मछली पकड़कर अपने जीवन में उदर निर्वाह करने वाले बहुत सारे लोग रहते हैं. उसी तरीके से वो महिला थी. उसने एक टोकरी में क्या किया था, उस तट के किनारे, उस बैंक ऑफ द रिवर, उस टोकरी में लकड़ी के एक छोटा बच्चा अपना जो है उसके अंदर रखा हुआ था और वो मछली पकड़ने का अपना काम कर रही थी. तिचे बाळ कडाक्याच्या थंडीने कुडकुडत रडत होते. उसका वो छोटा बालक, उसका वो छोटा बच्चा जो है, ठंड बहुत ज्यादा थी, ठंड जो है शरीर को महसूस हो रही थी. वो जो बच्चा है एक तौर के ऊपर ठंड से या हम कहेंगे सर्दी से थर्रा रहा था. एक तौर के ऊपर उसके शरीर को बहुत ज़्यादा जो है वो ठंड महसूस हो रही थी. ज़्यादा गहरी ठंड थी, उसके कारण वो पूरी तरीके से थर्रा रहा था. पण आई तिकडे बघतही नव्हती. लेकिन उसकी माँ जो है
वो उसकी तरफ ध्यान भी नहीं दे रही थी। माँ के मन में ये सवाल था कि बाबा मैं अगर एक तौर के ऊपर अगर मछली पकड़ती हूँ तो उसको बेचकर मेरे लिए 2 वक्त की रोटी जो है मैं कमा सकती हूँ। उसने अपने छोटे बच्चे को नदी के किनारे एक टोकरी में वैसे ही कड़े ठंड में पूरी तरीके से रखा हुआ था और वो वहाँ उसकी तरफ देख भी नहीं रही थी। मला मात्र राहवले नाही। राघव जाधव जी कहते हैं कि मुझे जो है बिल्कुल रहा नहीं गया, मुझे जो है ये सब देखकर मुझे पूरी तरीके से दिल को थोड़ा सा दर्द सा महसूस हुआ। मी सुटकेस मधील पुलकित शाल काढली। वो कहते हैं कि वही सुटकेस में लेके गया था जिस सुटकेस में मैंने पुल देशपांडे जी ने जो दी हुई शाल थी वो शाल मेरे पास उस समय भी थी। वो पुलकित शाल मी बाहर काढ ली। पुलकित शाल, पुलकित ऐसा क्यों कहा गया है कि पुल देशपांडे जी ने मेरा सम्मान करते हुए उनके घर पे मुझे जो शाल दी थी उनके स्पर्श से वो एक तौर के ऊपर पवित्र शाल हो चुकी थी। वो शाल मैंने बाहर निकाली। 5-50 रुपयाच्या नोटा काढल्या व त्या बाईला हाक मारली। 5-50 रुपए के जो नोट उनके जेब में थे जाधव जी के, वही नैरेटर है, उन्होंने वो जेब में से नोट बाहर निकाले और खिड़की में से उस औरत को, उस महिला को उन्होंने जोरदार तरीके से आवाज दिया। क्या आवाज दिया? खिडकीतून ते सर्व खाली दिले आणि म्हटले, यानी खिड़की तक उसने उसको जो है, खिड़की तक उस महिला को जो है उन्होंने बुलाया और बुलाने के बाद उन्होंने उस महिला को कहा, क्या कहा? त्या बाळाला आधी शालीत गुंडाळ आणि मग मासे मारत बैस। उस बच्चे को पहले शाल से लपेट दो, उस शाल के अंदर लपेटो। वो ठंड से जो है वो थर्रा रहा है, ठंड से उसको तकलीफ हो रही है। ये शाल पहले मेरे तरफ से ले लो और इस शाल में अपने बच्चे को पूरी तरीके से अच्छी तरीके से लपेट कर उस टोकरी में जहां पर तुमने उसको नदी के किनारे रखा है वहां पे रख दो। लेकिन बाद में तुम्हें जो करना है, ये करने के बाद अगर तुम्हें जो भी कुछ करना है, तुम्हें अगर मछली पकड़नी है, आपको मछलियों को जो है पकड़कर अपनी जिंदगी अगर उसको चलानी है तो तुम कुछ भी करते बैठो, लेकिन पहले जो है इस शाल को तुम्हारे बच्चे के लिए इस्तेमाल करो, तुम्हारे बच्चे को इस शाल में लपेट दो। या घटनेची ऊब पुलकित शालीच्या उभेपेक्षा अधिक होती। लेखक कहते हैं कि ये पूरी लाइन ही, ये पूरा सेंटेंस ही सबसे महत्वपूर्ण है कि या घटनेची ऊब पुलकित शालेपेक्षा च्या उभेपेक्षा अधिक होती। घटनेची ऊब पुलकित शालीच्या उभेपेक्षा अधिक होती। राघव जाधव जी कहते हैं कि ये जो घटना थी, ये घटना मुझे ज्यादा दिल को छू गई। कंपैरिजन में जब उनको पुल देशपांडे जी के घर पे जो शाल मिली थी, वही शाल, वो तो एक वस्तु थी, एक भौतिक वस्तु थी, एक आर्टिफिशियल चीज थी, लेकिन जो सुकून उनको, जब उनको पुल देशपांडे जी के पत्नी ने वो शाल देने के बाद उनको जितना गौरव महसूस हुआ था, जितना सम्मान महसूस हुआ था, दिल को सुकून महसूस हुआ था, उससे भी ज्यादा सुकून तब महसूस हुआ जब उन्होंने ये शाल किसको दी? तो उस महिला को दी, उस महिला के बच्चे को दी, उस महिला के बच्चे को ठंड से बचाने के लिए दी। तो उसकी गर्मजोशी, ऊब का मतलब हिंदी में गर्मजोशी होता है। हम कहेंगे एक तरीके से जो है मन को सुकून महसूस होना, वो सुकून उसकी गर्मजोशी किसके से ज्यादा थी? जो शाल पाने का आनंद राघव जाधव जी को था, उससे भी ज्यादा वो शाल किसी जरूरतमंद व्यक्ति को मैं दे रहा हूं। मेरे लिए जितना वैल्यू उस शाल का है, वो राघव जाधव के लिए उस शाल का वैल्यू तो ज्यादा ही था, क्योंकि उनको जो है एक तौर के ऊपर श्रेष्ठ लेखक से वो शाल मिली थी।
लेकिन उससे भी ज्यादा उस शाल की कीमत लेखक कहते हैं हो सकता है कि उस माता को थी, उस माता के बच्चे को थी, उस माता के जो है वो ठंड से सिकुड़ने वाला जो छोटा बालक था उसको उसकी ज्यादा कीमत थी। ये भाव उनको ज्यादा ही दिल को सुकून देके गया, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा है कि या घटनेची ऊब पुलकित शालेच्या ऊबेपेक्षा अधिक होती। हिंदी में कहा जाए तो इस जो शाल मैंने उस बालक को दी थी उसकी गर्मजोशी जो है वो मुझे जो शाल मिली थी किसके द्वारा, तो पुल देशपांडे जी के द्वारा, उससे ज्यादा गर्मजोशी मुझे अब मिली थी, उससे ज्यादा सुकून मुझे अब मिला था जब मैंने ये शाल किसी जरूरतमंद को दी थी। इसका मतलब ये है दोस्तों, इसका मतलब है कि जब किसी वस्तु की कीमत हमारे लिए तो ज्यादा होती है, लेकिन जब आप बड़ी जनरोसिटी दिखाते हो, बड़ी उदारता दिखाते हो, बड़े तौर के ऊपर जरूरतमंद को मदद करते हो, तब वो वैल्यूएशन तुम्हें कितना सम्मान उस चीज ने दिया है उससे ज्यादा हमें लगता है और वो होना भी चाहिए। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड समवॉट। नाउ आई विल स्टॉप हियर। आज के लिए मैं यहाँ पे ही रुक रहा हूँ। बचा हुआ पार्ट जो है इस पार्ट का हम सेकंड पार्ट में देखने वाले हैं। आप मेरे भाषा डायनेमिक चैनल के ऊपर जाइए, यूट्यूब चैनल के ऊपर जाकर कमेंट्स में आपको इस लेसन के बारे में, पार्ट के बारे में क्या लगा, क्या और चीज़ें उसके अंदर डालनी चाहिए, क्या और इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए, इसके बारे में आप कमेंट कर सकते हो या मुझे पर्सनली भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। आज यहाँ पे ही रुकते हैं। थैंक यू वेरी मच।